स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग गणित के लिए इस वीडियो में हैं और इस वीडियो में आज हम लोग गणित की जो मूलभूत चीज़ें हैं, मूलभूत सिद्धांत हैं, मूलभूत उसके जो आवश्यकताएं हैं उस पर बात करेंगे। और उसमें हम लोग गणित के मूलभूत सिद्धांतों के ऊपर जो है हम लोग इसमें शुरू करेंगे आज कि गणित के जो भाग होते हैं अलग अलग, जिसमें अर्थमेटिक, अंकगणित, अलजेब्रा या ज्योमेट्री। तो आप देखोगे कि अर्थमेटिक में एकदम सिंपली हम लोगों को फार्मूला मिलता है, सूत्र मिलते हैं और सूत्र से हम लोग गणना कर लेते हैं, जैसे समांतर माध्य या ब्याज या चक्रवृद्धि मिश्रधन और चाल दूरी समय का जो रिलेशन होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, या काम समय चाल समय, अनुपात समानुपात। वहाँ पे हम लोगों को एक निश्चित नियम प्राप्त होता है जो सूत्र के रूप में दिया रहता है। लेकिन अलजेब्रा में भी हम लोगों को मिलता है, अलजेब्रा में भी हम लोगों को सीधे सूत्र मिलता है, सूत्र के ऊपर हम लोग काम करते हैं। लेकिन ज्योमेट्री में हम लोगों को सूत्र नहीं मिलते हैं। ज्योमेट्री में आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ज्योमेट्री में आपको सूत्र नहीं मिलते हैं। ज्योमेट्री में फिर ज्योमेट्री के प्रश्नों को हल कैसे करते हैं, ज्योमेट्री हल कैसे होता है, या ज्योमेट्री के प्रश्नों को कैसे हल किया जा सकता है, तो उसके लिए हम लोगों के पास होते हैं कुछ अभिगृहितियाँ होती हैं, एक्जियम्स, और कुछ इसमें होते हैं प्रमेय। एक्जियम्स और थियरम, ये दोनों मिलकर जो है हम लोगों के ज्योमेट्री के प्रश्नों को हल करवाते हैं, या इनके ही सहायता से हम लोग ज्योमेट्री के प्रश्नों को हल कर पाते हैं। एक्जियम या अभिगृहित क्या होते हैं, इसमें आपको छोटे क्लासों में बताया गया होगा। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अभिगृहित, गृहित, और इसको तो कहते हैं हम लोग प्रमेय। अभिगृहित क्या होते हैं, तो अभिगृहित वे गणितीय कथन होते हैं जिनको स्वयं सिद्ध मान लिया जाता है, या वो स्वयं सिद्ध होते हैं। या आप कह सकते हो कि वे गणितीय कथन जो स्वयं सिद्ध होते हैं वो अभिगृहित होते हैं, या वे गणितीय कथन जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है या जो स्वयं सिद्ध होते हैं उन्हें अभिगृहित कहते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि एक बिंदु से कितनी रेखाओं को खींची जा सकती है, कितनी की रेखा खींचे जा सकते हैं, तो इसकी कोई निश्चित संख्या कोई नहीं बता पाएगा। और यहाँ से हम चाहे जितनी चाहे उतनी रेखा को खींच सकते हैं। तो यहाँ पे एक अभिगृहित बन सकता है कि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं जाती हैं। यह कथन कहा जाए कि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं जाती हैं, तो ये कथन जो है स्वयं सिद्ध है, इसको अभिगृहित में रखा जा सकता है। दो बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा जाती है, दो बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा जाती है, या यह भी अभिगृहित में आता है। या कहा जाए कि एक रेखा के समानांतर एक दिए गए बिंदु से केवल एक ही रेखा जा सकती है। मतलब एक ऐसी रेखा हो, एक दी गई रेखा के समानांतर दिए गए बिंदु से केवल एक रेखा जा सकती है। मतलब इस बिंदु से तो अनंत रेखाएं जा सकती हैं, लेकिन उन अनंत रेखाओं में केवल एक रेखा ऐसी होगी जो इस बिंदु से भी होगी जाएगी और इस रेखा के भी समानांतर होगी। तो ये हैं गणित की अभिगृहितियाँ जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, या ये स्वयं सिद्ध होते हैं। अभिगृहितियों के बाद बात करते हैं प्रमेय की। तो प्रमेय में हम लोग इसका प्रमेय का भी परिभाषा जानते हैं कि प्रमेय वे गणितीय कथन होते हैं जिनको सिद्ध करना होता है या जिन्हें सिद्ध किया जाता है, उसे हम लोग प्रमेय कहते हैं। वे गणितीय कथन जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता होती है या जिन्हें सिद्ध किया जाता है उसे प्रमेय कहते हैं। जैसे प्रमेय में आप सबसे प्रसिद्ध प्रमेय है पाइथागोरस, बौधायन पाइथागोरस का प्रमेय। तो बौधायन पाइथागोरस का प्रमेय जो है केवल समकोण त्रिभुज के लिए है, और समकोण त्रिभुज में आपको बताया जाता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पे बने वर्ग का क्षेत्रफल, कर्ण पे बने वर्ग का क्षेत्रफल का जो मान होता है वह शेष दो भुजाओं पे बने वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण पे बने वर्ग का क्षेत्रफल का मान कितना होता है, तो ये होता है AB स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल मतलब भुजा का वर्ग, तो इसकी भुजा एक है AB, तो ये AB, और यहाँ पे AB नहीं होगा AC होगा, और ये BC भुजा है तो यहाँ पे BC स्क्वायर। और पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि लंब पे बने वर्ग का क्षेत्रफल
और आधार पे बने वर्ग का क्षेत्रफलों का योग जो होता है वह कर्ण पे बने क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसके बाद अब बहुत ध्यान से पूरे ज्योमेट्री को उठा के देखेंगे तो कोई ऐसा प्रमेय नहीं मिलेगा एक दो को छोड़कर मतलब अपोलोनियस प्रमेय में भी कुछ इस तरह से मान निकल पाता है, नहीं तो बाकी सारे प्रमेय जो है कथन के रूप में कहे जाते हैं। जैसे क्या कहा जाएगा कि एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग जो है ये सदैव जो है 180 अंश होता है। मीन्स कोण x, y और z मिल के सदैव ये 180 अंश ही होता है, ना तो इससे कम होगा ना इससे अधिक होगा। तो यह भी एक कथन है, लेकिन इस कथन को सिद्ध किया जाता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। या और भी जो ज्योमेट्री में हम लोग प्रमेय पढ़ते हैं वो सारा प्रमेय जो है हम लोगों को सिद्ध करना पड़ता है, सिद्ध करते हैं। तो इसी क्रम में एक प्रमेय है जिसका एप्लीकेशन बहुत पहले ही बता दिया जाता है, लेकिन मूल प्रमेय जो है यह है थेल्स प्रमेय। इसके कई एप्लीकेशन है, प्रमेय के अंत में आपको हम उसको कार्लरी में बता देंगे आपको कि इसके कौन कौन से उप प्रमेय या कार्लरी निकलते हैं। तो थेल्स प्रमेय को हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, थेल्स प्रमेय को मूल रूप से आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। थेल्स प्रमेय का कथन क्या है? तो थेल्स प्रमेय का कथन जो है बहुत व्यापक है, और कथन ये है कि किसी भी त्रिभुज में, इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको समकोण त्रिभुज लेना है, समबाहु त्रिभुज लेना है, इस तरह का कुछ नहीं है। किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए, किसी भी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो यह रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। बहुत छोटा सरल भाषा में इसका स्टेटमेंट है, एक बार फिर ध्यान से सुनिए। किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। मतलब तो प्रमेय से हम लोग क्या लेते हैं? प्रमेय के कथन का कुछ भाग जो है ज्ञात है में आ जाता है, गिवन डेट। और ज्ञात है में क्या हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में सिर्फ इतना ज्ञात है कि DE समानांतर है BC के। अब ये स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है DE समानांतर BC के, हम अगर स्ट्रक्चर बदल दें तो भी ये प्रमेय लागू होता है। ये समानांतर खींच दें, ये इसके समानांतर खींच दें, या यहाँ से इसके समानांतर खींच दें, तो हर स्थिति में ये प्रमेय लागू होता है। तो सुविधा के लिए हम लोग एक चित्र बनाए हैं यहाँ पे। तो सिर्फ इतना ज्ञात है कि इस त्रिभुज में DE रेखा जो है क्या है? BC के समानांतर है। सिद्ध क्या करना है? हम लोगों को सिद्ध करना है कि ये जो अब फिर एक बार कथन को देखना पड़ेगा, उसी से ज्ञात है और सिद्ध करना है, दोनों निकलता है। तो कथन फिर एक बार दोहराया जाए कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में, तो ये जो समान अनुपात में बांटता है यही इसका मतलब रिजल्ट है, यही हम लोगों को सिद्ध करना है। समान अनुपात मतलब AD बटे DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में, मतलब इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, समान अनुपात में बांटती है। यह है इस प्रमेय का वह भाग जिसे हम लोगों को सिद्ध करना है। अब सिद्ध कैसे किया जाएगा? तो सिद्ध करने के लिए इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। और रचना के लिए क्या करेंगे? तो रचना में यहाँ हम कुछ स्टेप किए हैं जो प्रमेय में दिया, उसके अकॉर्डिंग हम एक त्रिभुज ले लेंगे, एक रेखा को D को इसके समानांतर ले लेंगे। ध्यान रखेंगे D और E आवश्यक नहीं है कि AB के मध्य बिंदु में हो। ये D जो है यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, या यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, एकदम व्यापक प्रमेय है। और इसको सिद्ध करने के लिए एक BE को मिलाया, CD को मिलाया, और यहाँ से इस पर एक लंब खींचेंगे जो कि शीर्षलंब कहलाएगा। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि त्रिभुज के जो शीर्षलंब होते हैं वो त्रिभुज के बाहर भी हो सकते हैं। इसको आप अलग से यहाँ देख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज इस तरह से है,
और यहाँ पे अगर इस शीर्ष से इस भुजा पे लंब डालना हो, ए शीर्ष से बीसी भुजा पे लंब डालना हो, तो निश्चित है कि यह लंब जो है इस क्षेत्र से क्या होगा, बाहर जाएगा। तो यहाँ पे ये जो शीर्ष लंब डाला गया है, और यहाँ से अब हम लोग काम कर सकते हैं। कैसे? कंस्ट्रक्शन में, तो कंस्ट्रक्शन में वही होगा कि ज्वाइनिंग बी एंड ई, सी एंड डी एंड डाई परपेंडिकुलर फ्रॉम ई टू ए बी, ई से ए बी पर एक लंब खींचना है, ये कंस्ट्रक्शन में है। फिर यही क्रिया हम लोग करेंगे अभी आगे, डी से भी इस पे लंब डालेंगे। तो अभी हम लोग ये काम आगे करेंगे, लेकिन चलिए इसको भी हम लिख देते हैं। इतनी बातें जो है रचना में चली जाएंगी। इसके बाद से हम लोगों को सिद्ध करना है, तो सिद्ध को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब फिर शुरू करेंगे लिखित वाला प्रूफ, कैसे इसको सिद्ध करेंगे जो कथन दिया है उसके आधार पे। तो इसके लिए हम लोग शुरू करते हैं कि एरिया ट्रायंगल ADE बाई एरिया ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है BED, ये भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो BED, तो त्रिभुज ADE का एरिया कितना होगा? तो किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार बेस गुणे शीर्ष लंब या हाइपोटेनियस, वो जो लंब डाल देते हैं वो ऊंचाई हाइट बोलो, सबसे शानदार सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज ADE को देखें, इसके ई शीर्ष से इस पर लंब डाला गया है, मतलब ई शीर्ष की AD भुजा से ऊंचाई हो गई EM, और आधार बना लें AD को, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 AD गुणे EM, ये हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज ADE का। इसके बाद से हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज BED का, तो BED का क्षेत्रफल होगा हम लोगों का फिर 1/2, आधार हम लोग BD को बनावें, तो यहाँ होगा BD, और फिर शीर्ष लंब जो है इस शीर्ष त्रिभुज BED के शीर्ष ई से इस पर लंब खींचेंगे, तो ये EM ही होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग EM, तो यहाँ पे EM से EM 1/2 से 1/2 कट जाएगा, अब बचेगा AD बाई BD, इसको कर लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके बाद से पुनः यही काम करेंगे, एक बार फिर हम लोग यही काम करेंगे। एरिया ट्रायंगल ADE बाई एरिया ट्रायंगल, अब हम लोग इस त्रिभुज को नहीं लेंगे, BED को नहीं लेंगे, ऊपर तो ADE ही लेंगे, लेकिन नीचे अब त्रिभुज लेंगे DCE। तो प्रश्न उठ सकता है कि यह त्रिभुज क्यों लेंगे? तो हम लोगों को जो सिद्ध करना है उसमें AE/EC भी है, तो EC को अगर सम्मिलित करना है तो त्रिभुज DCE को लेना ही होगा। इसके लिए हम लोग इस दूसरे भाग में इस त्रिभुज EDC को सम्मिलित करेंगे। यहाँ पर त्रिभुज लिया जाएगा CDE, फिर वही सूत्र आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 वाला, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, और इस बार इसमें आधार हम AD को न बना के किसको बनाएंगे? AE को, तो हो जाएगा AE, और शीर्षलंब यहाँ से ये वाला, जैसे E से M वाला है वैसे D से N वाला है, क्योंकि अभी रचना में शीर्षलंब ही खींचा गया है, तो AE × DN, और फिर यही काम नीचे वाले त्रिभुज के लिए करें, तो इसमें आधार हम EC को बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 EC × DN, तो DN से DN कैंसिल आउट होगा, 1/2 भी कैंसिल आउट होगा। अब AE/EC। सेकेंड पेपर या इस ज्योमेट्री वाले भाग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों के सामने आता है वो यही आता है, और बच्चे बताते हैं कि सर सब ठीक है, हमको आ रहा है, ये होगा, ये होना चाहिए, लग रहा है कि ये होना होगा, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? हम इसमें लिखने की प्रक्रिया में आगे कैसे बढ़ेंगे? तो वो आपको अलग से नहीं करना होता है, सब चीज़ें उसी में होती हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। अब फाइनली हम लोग को सिद्ध करना है AD/DB, यहाँ पे AD/DB = AE/EC, यानी कि हम लोगों को अंतिम में ये इन्हीं दो राशियों को आपस में क्या करना है? बराबर करना है। ये दो राशियाँ दो समीकरण के RHS हैं, और ये बराबर कब होंगे?
तो इन समीकरणों के LHS यदि बराबर हो जाए आपस में तो वह भी बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण के LHS को कैसे बराबर करेंगे उसको लिए थोड़ा ध्यान से देखिए। LHS में इस पहले समीकरण का अंश ADE, यहाँ पर भी है ADE। चलिए इस समीकरण में एक राशि और बराबर निकल गया। अब बच गया यहाँ पे है BED और यहाँ पे है CD, ये अलग अलग हो गया। अगर ये भी बराबर होता तो हम लोग सीधे लिख देते समीकरण 1 और 2 से इतना बराबर, इतना काम समाप्त। लेकिन यहाँ पे जो नया प्रॉब्लम आ रहा है कि BED और CDE, BED और CDE, इन ये दो हर में जो अलग अलग त्रिभुज दिख रहे हैं। अब हम लोग अपने सिद्धांतों से किसी तरीके से यह सिद्ध कर पाएँ अगर कि त्रिभुज BED और त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, तो इस समीकरणों के बाएं पक्ष भी बराबर हो जाएंगे और तब हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो याद करिए, इसके पहले आप यह प्रमेय जरूर कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि एक ही आधार और समान समानांतर रेखाओं के बीच में यदि दो त्रिभुज स्थित हों, इसमें कंडीशन ये है कि ये दोनों त्रिभुज जो है एक ही आधार पे हों और ये समान समानांतर रेखा के बीच में, मतलब यह रेखा जो इसके समानांतर हो, तो इसके बीच में अगर दो त्रिभुज है ABC और ABD, तो एकदम आंख मूंद के कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। छोटा सा प्रमेय है, क्योंकि दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी बराबर होगी, आधार एक ही है तो ऊंचाई एक हो जाता है, क्षेत्रफल बराबर हो जाता है। बहुत सिंपल प्रमेय है। तो इस प्रमेय का अगर हम यहाँ प्रयोग करते तो काम बन जाएगा। और इस प्रमेय का प्रयोग कैसे करेंगे? तो इस प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम लोग इस आधार पे, एक ही आधार, ये आधार देखिए DE, एक ही आधार DE तथा DE समानांतर BC के बीच कौन कौन त्रिभुज? तो त्रिभुज BED तथा त्रिभुज CDE स्थित है। तो इस प्रमेय को लगाने का कंडीशन हमको मिल गया कि एक ही आधार और समान समानांतर रेखाओं के बीच में त्रिभुज अगर हैं तो ऐसे सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। केवल इन दो त्रिभुजों के नहीं, अगर आप इसमें और भी त्रिभुज ऐसे बना रहे हैं तो जितने भी त्रिभुज बना सकते हैं इन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, समान होंगे। तो यहाँ पे इसको आधार लीजिए D को, और यह रेखा इसके समानांतर प्रमेय में दिया ही है। तो एक ही आधार और समान समानांतर रेखा के बीच में DEB और DEC दो त्रिभुज है, तो क्षेत्रफल इनके आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? इसलिए एरिया ट्रायंगल BED इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल CDE। इसको कहते हैं समीकरण नंबर 3। तो हम लोगों ने सिद्ध कर लिया कि BED और CDE के क्षेत्रफल आपस में बराबर है। बात यहीं से शुरू हुई थी और यहाँ हम लोग इसको पूरा सिद्ध भी कर लिए। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 के बाएं पक्ष इस समीकरण को लेते हुए बराबर माने जाएंगे और समीकरण के बाएं पक्ष बराबर है तो दाहिने पक्ष भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो लिखने के लिए हम लोग सीधे लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए समीकरण 1, 2 तथा 3 से, और चाहे तो आप इस मान को यहाँ पुट भी कर सकते हैं कि इसके जगह आप इतना रखते हैं तब इसका LHS इसका LHS एकदम बराबर हो जाएगा। एनीवे आप रख के भी कर सकते हैं या ऐसे लिख के भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? तो ये दोनों के LHS बराबर तो RHS भी बराबर हो जाएंगे, अर्थात AD बटे BD इज इक्वल टू AE बाई EC। ये जो प्रमेय है, इस प्रमेय पर आपको पॉलिटेक्निक हो गया या बड़ी परीक्षाओं में भी इसके प्रश्न आते हैं, कंपटीशन लेवल की परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, या कंपटीशन लेवल मतलब सर्विस वाले जो एग्ज़ाम होते हैं TGT PGT, कहीं से भी इसके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि इस प्रमेय से 2-3 और प्रमेय निकाले जाते हैं। इस प्रमेय से 2-3 और नए प्रमेय निकलते हैं। प्रमेय क्या निकलते हैं? अब यहाँ आके हम लोगों ने इसको सिद्ध कर लिया, ये पूरा हो गया, ये हैंस प्रूव्ड, ये पूरा हो गया। अब इसके कॉर्लरी, इसके उपप्रमेय अगर आप देखो, उपप्रमेय
तो यहाँ पे हम लोगों के पास है कि ए डी बटे बी डी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। दोनों पक्षों में एक जोड़ लीजिए, एक जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा ए बाई ई सी प्लस 1। अब इसको आगे बढ़ाएंगे लोग तो ये होगा ए डी प्लस बी डी, एलसीएम बी डी हो जाएगा, और इधर होगा ए प्लस ई सी बाई ई सी। अब इसको हल करेंगे लोग ए डी धन बी डी, ए डी और बी डी मिल के कितना होगा, ये होगा ए बी और नीचे बी डी, और यहाँ ए प्लस ई सी मिल के कितना होगा, ए सी बाई ई सी। तो ये सही है तो यह भी सही है, ये सही है तो यह भी सही है। फिर इसका व्युत्क्रम करते हैं बी डी बटे ए डी, तो इधर ई सी बटे ए हो जाएगा। यहाँ करते बी डी बटे ए बी, तो यहाँ ई सी बटे ए बी सी हो जाएगा। या और भी कोई परिवर्तन, जैसे इसमें ये केवल ये नहीं है, और भी बहुत रिजल्ट छिपे हुए हैं। जैसे यहाँ पे बी डी बटे ए डी करें तो इधर ई सी बटे ए। तो सिर्फ आपको इसमें ये देखना है कि यह रेखा जो इसके समानांतर है कि नहीं। अगर समानांतर है तो आप इधर चाहे जो अनुपात लें वही अनुपात आप इधर भी ले लेंगे, तो ये प्रमेय जो है इस प्रमेय के कथन के अनुसार आप काम करेंगे और ये प्रमेय जो है लागू कर दिया जाएगा। इस प्रमेय के लागू करने का कंडीशन एकदम सिंपल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि यहाँ पे एक रेखा है, अगर ये 1 है, ये 5 है, ये 2 हो अगर, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग सिर्फ कहेंगे कि डी समानांतर बी सी है, तो क्या होगा, ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू ए बटे ई सी। अब सारा मान रख दीजिए, 1/5 बराबर 2 ई सी, और यहाँ से ई सी का मान निकल जाएगा कितना, 2 × 5, यानी कि कुल फाइनल हो जाएगा 10 मार्क तक। मतलब किधर से भी आप इसमें काम कर सकते हो, बहुत आसान और बहुत सिंपल प्रमेय है। हाँ, हम इसमें बात कर रहे थे, शुरू में कहे थे कि इस प्रमेय से कई और नए प्रमेय निकाले जाते हैं, कई नए स्टेटमेंट, नए प्रमेय बनाए जाते हैं। उसको थोड़ा सा देख लिया जाए कि कौन कौन से प्रमेय हैं जो थेल्स प्रमेय पे सीधे आधारित हैं। उसके लिए है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर रेखा खींची जाए तो यह रेखा तीसरी भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, अर्थात मध्य बिंदु पर ही जाके मिलती है। फिर एक बार शुरू से, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर रेखा खींची जाए तो तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पे मिलती है, मध्य बिंदु पर काटती है। इसको बहुत सिंपली सिद्ध कर सकते हो कि फाइनली डी समानांतर बी सी है, डी समानांतर बी सी है, तो ए बटे ई सी बराबर होगा ए डी बटे डी बी। अब ये प्रश्न में कह रहे हैं कि डी ए बी का मध्य बिंदु है, तो डी ए बी का मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर बी डी होगा, यानी कि ए डी बटे बी डी का मान कितना हो जाएगा, 1, और इस मान को उठा के यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बटे ई सी इज इक्वल टू 1, यानी कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी। वो प्रमेय सिद्ध हो गया कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पे काटती है। या एक और प्रमेय है कि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, लंबाई में आधी होती है। तो ये प्रमेय एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है और क्लास 10th में हमको लग रहा है कि ये सभी प्रमेयों में सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय है। इसका ध्यान रखिएगा। ओके, बाय।